नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही जो आपकी एलटी की जो प्रिपरेशन है वो शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने एलटी का जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का अत्यंत महत्वपूर्ण या कहें ये आपकी रामबाण ये टॉपिक है जो शिक्षा और समाजशास्त्र से रिलेटेड यहाँ पर मैं टॉपिक लेके आया हूँ। एक मॉक टेस्ट आपके सामने रखूँगा, मेरे साथ साथ आप इन प्रश्नों को हल करते हुए चलेगा। जो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ तो उस क्वेश्चन के तुरंत पश्चात आप क्या है कमेंट सेक्शन पे उसका आंसर दें। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इस श्रृंखला का पहला प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ये कह रहा है किसी देश की प्रगति एवं विकास में शिक्षा किस प्रकार से परिवर्तन लाती है। ठीक है, ये कह रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, एक तो है सामाजिक रूप से, या बी है आपके सांस्कृतिक रूप से, सी है आपके राजनीतिक रूप से, या फिर डी है उपरोक्त या सभी। जो हम डी ये करें ये सभी, तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से बताइए। आप सभी को, मुझे लगता है अनुमान सभी को इसका आंसर आ गया होगा। तो उपरोक्त सभी, ये सभी जो घटक है या कहें ये सभी चीज़ें किसी भी देश के प्रगति पथ को अग्रसर करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा किसी भी देश की प्रगति और उसके विकास में शिक्षा क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है निर्वाह करती है। क्योंकि देश के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास और हम कहें उसकी उन्नति के लिए जो सबसे मेन जो तत्व रहता है, जिसकी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आवश्यकता होती है, वो क्या है, हमारी शिक्षा है। शिक्षा ही अत्यंत महत्वपूर्ण ये वो घटक होता है। आपने अगर देखा होगा प्राचीन काल से ही क्या है भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार व्यापक रूप में ये होता रहा है। अगर आप कहें 7वीं शताब्दी से लेकर 200 शताब्दी से पूर्व की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप जैसे कि ज्ञान की जो प्राप्ति हुई तो बुद्ध से जिस प्रकार से ज्ञान के प्रज्वलित संपूर्ण संसार में ये फैला, जिससे कि जगत का कल्याण हुआ, तो कहीं ना कहीं शिक्षा अपने आप में सर्व मान्य एक सबसे बड़ा गुण ये है, जिससे कि इंसान बुरा भला और अच्छे बुराई का अंतर करना समझता है। एक बेहतर जीवन जो व्यतीत करता है वो अपनी शिक्षा के बलबूते कर पाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है समाज शास्त्र का अर्थ है। जब हम कह रहे हैं कि समाज शास्त्र का अर्थ क्या होता है, देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन जैसे कि जो ये हमने पढ़ा था पहले, किसी भी देश की प्रगति एवं विकास के लिए शिक्षा किस प्रकार से परिवर्तन लाती है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कभी क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अनुमान आप सभी को ये पता होगा क्या होता है, बाहर से ले जाना होता है। ठीक है, बाहर से ले जाना या फिर ज्ञान या कौशल चरित्र का विकास करना होता है। तो याद रखना, ठीक, अंधकार से प्रकाश की ओर कौन ले जाता है हमें, शिक्षा ही ले जाती है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, गुरु भी हमें क्या करता है, अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है। तो ये किससे संभव हो पाता है, ये शिक्षा से ही संभव होता है। देखिए, जब हम समाज शास्त्र का अर्थ की अगर बात करते हैं तो यहाँ सहचर्य है, संवेग है, भावना है, दुर्भावना है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर बताइए। चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ठीक है, जिसे भी आता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इससे आपका स्वमूल्यांकन होगा। किसी भी प्रकार की इसमें हिचक क्यों करना हो रहा है, आपका यहाँ पर कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। अभी परीक्षा हॉल में आपका क्या होना चाहिए, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हो भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आपको ये होगा कि मुझे इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, देखिए इसका जो समाजशास्त्र का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सहचर्य होता है। ठीक है, जब हम समाजशास्त्र के अर्थ की बात करें जिसमें सहचर्य या फिर कहें सामाजिक संबंधों का इसमें अध्ययन किया जाता है और शिक्षा को चरित्र और अपने कार्यों में अनिवार्य रूप से सामाजिक माना जाता है इसको। और अगर हम देखें शिक्षा का जो सिद्धांत है आज भी क्या है, विज्ञान की तुलना में सामाजिक घटक पर सबसे ज़्यादा ये क्या होता है, संबंधित होता है। शिक्षा एक क्या है, स्थिर घटक नहीं है, बल्कि क्या है, एक गतिशील घटक है। ये हमेशा क्या है, बदलती रहती है, इसमें परिवर्तनशील होता रहता है। और जब हम कहते हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक अनुशासन होता है। जो शिक्षा का जो सामाजिकरण होता है या समाजशास्त्री अध्ययन इसमें किया जाता है, तो तमाम चीज़ें इसमें ये हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि
शिक्षा समाजशास्त्र एक अनुशासन है जो शिक्षा का किस प्रकार का अध्ययन है। समाजशास्त्रीय अध्ययन है या वैज्ञानिक अध्ययन है, तुलनात्मक अध्ययन है या मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। तो दोस्तों ये क्या हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया था कि ये ऑप्शन ए इसका है, समाजशास्त्रीय ये अध्ययन होता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। जब मैंने आपसे कह रहा हूँ कि जो शिक्षा और समाजशास्त्र जो शैक्षणिक गतिविधियाँ की अगर बात करूँ, जो प्रणाली है, इसमें जो चीज़ें सम्मिलित होती हैं ना, सामाजिक क्रियाओं की बात करते हैं, इसमें वैज्ञानिक विश्लेषणों को हम इसमें परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, अगर हम आज के संसाधनों के रूप में अगर देखें, तो अगर हम इन चीज़ों का अगर संरक्षण करें, तो पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, वैश्विक नागरिकता हो गया, तो समाज में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है, किस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से समाज और उसके ताने बाने को बुना जा सकता है, ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, चौथे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, शिक्षा और समाजशास्त्र शैक्षिक प्रणाली में सम्मिलित सामाजिक प्रतिक्रियाओं को किस प्रकार परिभाषित करते हैं। ये यहाँ पर देख पा रहे होगे, 4 ऑप्शन दिया, अनुसंधानात्मक रूप से या तुलनात्मक रूप से, शैक्षिक रूप में या वैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में। तो किस रूप में इसको हम कर सकते हैं, तो अभी हमने आपको बताया, तो हमने कहा था वैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में हम इसको कर सकते हैं। तो याद रखिए, जहाँ पर हमने आपसे वैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में जब हम बात करते हैं, तो इसमें तमाम चीज़ें इसमें अनिवार्य हो जाती हैं, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिए, इसको इस प्रकार से समझिए, जब हम शिक्षा और सामाजिक शैक्षिक प्रणाली की जब बात करते हैं, तो जैसे कि कोई शिक्षा विद्यालय में कार्य करता है, और उसका कार्य क्या होता है, समाज और समाज के प्रति या उसके विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चा पढ़ता है वो समाज की एक धुरी होती है, समाज का प्रतिनिधित्व करता है शिक्षक भी, याद रखिएगा। देखिए, सामाजिक तत्वों का व्यक्तिगत जीवन में प्रभाव पड़ता है, और साथ ही विद्यालय और समाज की जो कार्य प्रणाली में सामाजिक तत्वों का प्रभाव होता है। और साथ ही जो अगर हम बात करें डिफरेंट अगर जो कंट्री हैं, उनमें किस प्रकार से लोकतांत्रिक विचारधारा पनपती है, तो हम इसके रूप में समझते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब बात करेंगे 5वें नंबर का प्रश्न। 5वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षा में निवेश के माध्यम से संगठन में मौजूदा मानव संसाधनों में क्या सुधार होता है। सेवा का, भाव का, व्यवसाय का, या फिर कहें गुणवत्ता का। तो किस चीज़ का यहाँ पर सुधार होता है, तो बताइए दोस्तों। जिसे भी आंसर आता है, चलिए आंसर दीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसका जो होता है वो आपका क्या होता है, डी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। इसमें क्या है, गुणवत्ता इसमें आती है, ठीक है, कि क्या आती है, गुणवत्ता आती है। जब हम कहते हैं निवेश की, जब हम बात करते हैं, तो निवेश होता है क्या है, अगर हम देखें शिक्षा में निवेश की अगर हम बात करें, तो निवेश में शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, किसी जो गठन में जो मौजूद जो मानव संसाधन होते हैं, उनकी गुणवत्ता में किस प्रकार से सुधार लाया जाना है, उसके लिए कितना धन खर्चा करना है, उसमें कितनी चीज़ें सम्मिलित करनी है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा एक क्या है, एक ऐसा सेवा क्षेत्र है जिसमें शिक्षित पुरुष हो गया या फिर महिलाएं, इसमें क्या है, तैयार करने के लिए हमें डिजाइन किया जाता है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें, जो श्रम बाजार और साथ ही जो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, योगदान देते हैं। और ये भी देखते हैं कि किसी भी जो जो अर्थव्यवस्था होती है ना, उसमें योगदान देकर ये देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था में जो मानव संसाधन की अगर हम बात करते हैं, मानव संसाधन विकास की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें जिम्मेदार भी ये होता है। तो याद रखिएगा। और एक चीज़ आपको और बता दूं, जब हम बात करते हैं जो सरकार राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण जो मानी जाती है, उसके लिए क्या होता है, विशेष रूप से क्या होती है, जो मानव पूंजी के लिए विकास में क्या होता है, निवेश किया जाता है। तो याद रखिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि 6ठे नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा एक किस प्रकार का क्षेत्र है। शिक्षा एक किस प्रकार का क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, या शिक्षा क्षेत्र है, या स्वास्थ्य सेवा, या औद्योगिक, ये क्या है। हमने क्या किया था, शिक्षा एक क्या है, सेवा क्षेत्र ये है। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट है। क्यों, कैसे है ये भैया, शिक्षा एक क्या है, सेवा के क्षेत्र में हमने कहा। तो ये शिक्षा क्या है, सेवा क्षेत्र है, क्योंकि इसमें जो शिक्षित जैसे पुरुष हो गया या फिर महिला को यहाँ पर तैयार करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो श्रम बाजार होता है और साथ ही जो जो अर्थव्यवस्था होता है, उसमें योगदान देते हैं। और ये भी यह भी देखते हुए कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन के जो विकास के लिए जिम्मेदार है, शिक्षा में निवेश
जो मानव पूंजी निर्माण में केवल निवेश सम्मान ये होता है। तो यह देखिएगा। अब अगला 7वें नंबर के प्रश्न को देख पा रहे होगे। ये कह रहा है कि शिक्षा में निवेश किस प्रकार की पूंजी निर्माण के समान है, किस प्रकार की पूंजी निर्माण के समान है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर दिया है संपत्ति पूंजी या सार्वजनिक संपत्ति पूंजी या मानव पूंजी या व्यवसाय की पूंजी तो किस रूप में है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं ये मानव पूंजी के रूप में मानी जाती है। अभी मैंने आपको बताया मानव पूंजी के रूप में किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। शिक्षा में प्राय निवेश किस बात को सुनिश्चित करता है। शिक्षा में जो हम कोई चीज़ निवेश करते हैं तो वो किस बात को सुनिश्चित करता है, नियोजन और क्रियान्वयन को, या फिर बी आपके शिक्षा प्रणाली को, सी आपकी शिक्षा नीति को, डी आपके शिक्षा बजट को। तो किसको करता है। तो दोस्तों बताइए, जिसे भी आंसर आता है तो वो बता सकता है इस चीज़ को। ठीक है, बिल्कुल भी शर्माइए नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नियोजन और क्रियान्वयन को क्या करता है, ये सुनिश्चित करता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर 9वें नंबर का प्रश्न है। बच्चों के समाजीकरण के सबसे महत्वपूर्ण एजेंडों में से एक है। ये क्या है जो बच्चों के समाजीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडों में जो क्या है ये आपको बताना है। झूला घर है या प्ले स्कूल है या कॉलेज है या स्कूल है। तो क्या हो सकता है इसमें। तो दोस्तों ये बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों उसमें जो महत्वपूर्ण जो सामाजिक बच्चों के समाजीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा होता है ना, वो स्कूल होता है। स्कूल में ही क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण यहाँ पर विकास होता है, जहाँ पर बच्चा अपनी हर चीज़ को समझता है। अगर हम देखें बेसिकली अगर देखें जो स्कूल की जो भूमिका होती है वो बच्चों के बचपन में किस प्रकार से उसमें सामाजिकरण किया जाता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एजेंडों में से एक जो माना जाता है वो विद्यालय को माना जाता है। बच्चे सुबह से लेकर अगर हम शाम तक देखें ना तो अपने दिन में किस प्रकार से सक्रिय जो घंटे होते हैं उसका बड़ा जो हिस्सा होता है ना। अगर छोटा बच्चा अगर देखें तो आपका बच्चा अगर 9 बजे स्कूल जा रहा है, 3 बजे आ रहा है, तो उसका जो जीवन के जो महत्वपूर्ण जो घंटे हैं, जो सबसे बड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, जो घंटे हैं, वो सार्वधिक रूप में कहाँ बिताता है। वो अपने दिन के जो सक्रिय जो घंटे होते हैं वो जो बड़ा हिस्सा होता है वो विद्यालय में बिताते हैं। विद्यालय में हमें जो शिक्षा प्राप्त होती है उसे मुख्यतः अगर हम देखें तो 3 श्रेणियों में से विभाजित किया जाता है। वह एक तो औपचारिक शिक्षा होती है, एक गैर औपचारिक शिक्षा होती है और एक अनौपचारिक शिक्षा के रूप में होती है। तो याद रख लीजिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शिक्षा को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो शिक्षा को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। एक तो औपचारिक शिक्षा के रूप में विभाजित किया, एक गैर औपचारिक शिक्षा के उसमें किया गया, एक अनौपचारिक शिक्षा के रूप में। देखिए अलग अलग जो ये मैंने बताया आपके जो शिक्षा के जो विभाजन या कहीं श्रेणियों में जो विभाजित किया। अगर मैं कहूँ कि औपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या हो सकता है तो ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें जो शैक्षणिक जो पाठ्यक्रम जिसका हम क्या करते हैं स्कूल में जो पालन करते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा का अर्थ होता है। वह क्या होता है, गैर शैक्षिक जो मूल्य होते हैं जो हमें स्कूल से मिलते हैं वो होते हैं। और गैर औपचारिक छिपी हुई जो शिक्षा होती है, शिक्षा में हमें कुछ ऐसे आवश्यक जो कौशल सिखाए जाते हैं जिन्हें हम स्कूल छोड़ने या फिर समाज में प्रवेश करने के लिए हम आवश्यकता उसकी हमें होती है। ठीक है, तो हम उन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अब हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10वें नंबर का प्रश्न। 10वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, औपचारिक शिक्षा का अर्थ है, ये पूछ रहा है औपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या हो सकता है। स्कूल का पालन, स्केल के नियमों का पालन, या शैक्षणिक पाठ्यक्रम का पालन, या स्कूल के शैक्षणिक पाठ्यक्रम का पालन। तो इसमें क्या हो सकता है। जब मैंने कहा कि औपचारिक शिक्षा का जो अर्थ होता है वो शैक्षणिक पाठ्यक्रम होता है, शैक्षणिक पाठ्यक्रम का ये पालन स्कूल में करते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या होता है आपका सी। ठीक है, क्या हो सकता है इसका जल्दी से, शैक्षणिक पाठ्यक्रम का पालन कहाँ पर किया जाता है तो ये आपको बताना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है स्कूल में जो किया जाता है, ऑप्शन डी इसका क्या है राइट आंसर है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा स्कूल के शैक्षणिक का पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए जो हमें क्या मिलते हैं स्कूल से हमें प्राप्त होती हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 11वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि छात्र सामाजिक कौशल कैसे सीखते हैं। अब सामाजिक कौशल की बात कर रहे हैं तो समाज में किस प्रकार से बच्चा सर्वाइव करता है, वो चीज़ें कहाँ से सीखता है। बातचीत से सीखता है, स्कूल जाने से सीखता है, कॉलेज जाने से सीखता है, प्रशिक्षण से सीखता है। तो कहाँ से सीखता है ये चीज़ें, तमाम चीज़ें। तो ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। ये जो चीज़ें सीखता है तो वो अपने जो बात चीज़ है, जो वाद विवाद है, उस चीज़ से वो सीखता है। छात्र सामाजिक कौशल कैसे सीखता है? जब हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे तभी हमें तो ये तमाम चीज़ें पता चलेंगी, तो बिना उससे तो हमें इस चीज़ का बोध नहीं हो सकता है, ठीक है। जब देखिए, अगर हम देखें जब हमने कहा कि सामाजिक कौशल की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, इसमें क्या हो सकता है, जो छात्र है और साथ ही जो स्कूल के जो शिक्षक हैं या कहें जो उसके प्रशासन के द्वारा कुछ तैयार किए जाते हैं, जैसे पाठ्यक्रम होते हैं या स्कूल में हम क्या होता है शिक्षक कर्मचारी के समूह में हम सीखते हैं, तो इस प्रकार से बच्चा भी क्या करता है, अपनी जो बात चीज़ें होती हैं उन बात चीज़ों के माध्यम से वो चीज़ों को ग्रहण करता है। तो यह देखिएगा, इस प्रकार से वो अन्य लोगों से जिस प्रकार से रूबरू होता है, बातों को सीखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो चीज़ों को सीखने का वो जो कौशल होता है, जिसके माध्यम से सामाजिक कौशल भी वो सीखता है और स्कूल के जितने भी विभिन्न जो भाषाएं होते हैं उनको भी सीखने में वो क्या करता है, अपनी जो क्षमताएं हैं उसमें दक्षता हासिल कर लेता है। तो इस प्रकार से क्या करता है, वो अलग अलग डिफरेंट जो भाषाएं हैं उनको भी बोलना सीख जाता है, ठीक है। जो हमारे, अगर आपको पता है हमारा जो देश है तो वो विभिन्न संस्कृतियां हो गया, धर्म हो गया, यहाँ पे भाषाएं हैं, जातियां, समूह हैं। अगर आप देखें परिवार हैं तो स्कूल हैं, तो स्कूलों में अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्म से बच्चे आते हैं, तो अलग अलग बच्चों से वार्तालाप होने से क्या होता है, उसमें चीज़ों को वो सीखता है, रहन सहन, खान पान, चीज़ों को, समाज की वो गुणों को सीखता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 12वें नंबर का प्रश्न। 12वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, शिक्षा भावी पीढ़ी के मस्तिष्क और चरित्र को आकार देकर किस प्रकार के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। तो ये आपको बताना है किस प्रकार के चीज़ों को ये क्या करता है, बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, राजनीतिक कल्याण, सामाजिक कल्याण, या फिर विद्यालय का कल्याण, या फिर सांस्कृतिक कल्याण। तो किस प्रकार के कल्याणों को ये देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए, सामाजिक कल्याणों को ये क्या करते हैं, जो भावी शिक्षा क्या होता है, वो जो पीढ़ी के मस्तिष्क के चरित्र को आकार देता है, जिससे कि समाज का कल्याण हो सकता है। देश, समाज किससे बनता है, देश क्या होता है, समाज, देश का जो निर्माण होता है एक कुशल, एक अच्छे समाज से ही एक देश का निर्माण होता है, जिससे कि उस देश की धुरी निर्धारित होती है वहाँ के पढ़े लिखे जनमानस से, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए, यहाँ पर 13वें नंबर का प्रश्न दिया है कि शिक्षक की सामाजिक भूमिका क्या होती है। एक शिक्षक की सामाजिक भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए, कि क्या होती है, ये आपको बताना है। एकता को बढ़ावा देना, समावेशिता को बढ़ावा देना, या एकता और समावेशिता को बढ़ाना, या फिर विभेद को बढ़ाना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, चलिए जिसे भी आता है इसका आंसर प्लीज़ देने की कृपा करें, क्योंकि मूक दर्शक बनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है आपका सी, एकता और समावेशिता को बढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी बच्चों ने मुझे बार बार ये रिक्वेस्ट की है कि सर कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ाते हो तो उसको विस्तार से थोड़ा सा समझा दीजिए, इसलिए मैं हर प्रश्न को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने स्तर से। देखिए, जब हम बात करते हैं शिक्षक की समाज में जो भूमिका क्या होती है, शिक्षक क्या होता है, शिक्षक जो भावी पीढ़ी होती है ना, उसके मस्तिष्क को एक कहीं ना कहीं एक जो आकार देता है, वो समाज के कल्याण को कहीं ना कहीं उससे बढ़ावा देने के लिए वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। वे न केवल ज्ञान प्रदान करता है बल्कि क्या करता है, समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए मार्गदर्शक या कहें रोल मॉडल भी, और या कहें एक प्रेरक या मार्गदर्शक के रूप में भी वो काम करते हैं अलग अलग तरीके से। आपने देखा होगा, आपके टीचर भी होंगे तो जो आपको सही मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। जब आप शिक्षक बन जाओगे, जब विद्यालय में जाओगे, तो वहाँ पर भी आप बच्चों को, अपने अधीन से जो बच्चे हैं उनको भी हमेशा अच्छे मार्ग को प्रशस्त करने की हमेशा सलाह दोगे, उसका उनका रोल मॉडल बनाओगे। तो शिक्षक का जो प्रभाव होता है वो कक्षा से परे जाकर जो समुदाय में समग्र भलाई हो गया उसके प्रति अपनी योगदान देता है, और समाज के कल्याण में शिक्षक की ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और शिक्षा व्यक्तिगत अगर कहें सशक्तिकरण हो या फिर सामाजिक विकास की कुंजी उसको कहा जाता है। जो शिक्षक होता है ना, छात्र को ज्ञान ही नहीं देता है, उसको आलोचनात्मक
या कहें सोच हो गया, कौशल हो गया, उसके मूल्यों को उसको समझाता है और साथ ही उसको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का भी कहीं ना कहीं वो अपना दायित्व को क्या करता है, निर्वाह करता है। जब मैं बात कर रहा हूँ कि एक जो सामाजिक एकता और समावेशिता को वो क्या करता है, बढ़ाता है, इसका महत्वपूर्ण भूमिका वो यहाँ पर इसलिए निभाता है क्योंकि छात्र को विविध जो पृष्ठभूमियाँ हैं, संस्कृति हैं, उनके अनुभव से उसको सिखाता है। तो यह देखिएगा इस प्रकार से तमाम चीज़ें करता है। यहाँ पर आप 14 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, ये कह रहा है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये ज्ञान प्रणाली के महत्वपूर्ण क्यों है, यहाँ पे पुरातन है या वैदिक है या ज्ञान प्रवृद्ध है या फिर टिकाऊ और कल्याणकारी है, तो क्या हो सकता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, जो इसका जो राइट आंसर है, जो आप जल्दी से दीजिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है, टिकाऊ और कल्याणकारी है। जब हम बात कर रहे हैं कि ज्ञान प्रणाली की, जब हम बात कर रहे हैं तो ज्ञान प्रणाली क्या है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो ज्ञान प्रणाली टिकाऊ है, पहले तो ये सोच लीजिए, और अगर देखें तो ये सभी के कल्याण के लिए क्या है, हमेशा कार्यरत रहती है, प्रयासरत रहती है, और ये क्या है, एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में भी हम उनको जानते हैं। और अपनी ये विरासत को, व्यापक ज्ञान प्रणाली को ये पुनः प्राप्त करके क्या करता है, दुनिया को कार्य करने का ये भारतीय तरीका कहीं ना कहीं वो दर्शाता है इससे। और साथ ही अगर हम बात करें तो जब ये चीज़ें दर्शाता है ना, तो इससे क्या होता है, जितने भी हमारे भावी, जितने भी विद्वान की जो पीढ़ी है, उनको प्रशिक्षित करने के लिए ये क्या होता है, ये चीज़ें आवश्यक हो जाती हैं, जो क्या करती है, जो दुनिया को हमारे महान सभ्यता, जो हमारी भारत की जो सभ्यता है, उसके लिए कहीं ना कहीं अद्वितीय और विशिष्ट जीवन शैली का कहीं ना कहीं एक उदाहरण ये देता है, जिसे हम कहते हैं टिकाऊ और कल्याणकारी कहते हैं। ठीक है, जब हम बात करेंगे कि जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है वो प्राचीन शाश्वत भारतीय ज्ञान की बात करते हैं, इसमें उसकी विचारधारा की बात करते हैं, उसके समृद्ध विकास की बात करते हैं, उसके मार्गदर्शक की बात करते हैं, उसके सिद्धांतों की हम बात करते हैं। और भारत की जो ज्ञान प्रणाली में ज्ञान को विज्ञान और जीवन के दर्शन से भी इसको जोड़ के दिखा गया, जो अपने अनुभव हो गया, उसके अवलोकन हो गया, उसके प्रयोग हो गया, उसके कठोर विश्लेषण से भी वो क्या करता है, विश्वास करता है। तो इस प्रकार से तमाम चीज़ें आ जाती। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अगर बेसिकली अगर देखें, जो हम कह रहे हैं कि भारत का जो ज्ञान प्रणाली की जब बात करते हैं, भारत का जो ज्ञान है वो उसकी सफलता और साथ ही उसकी जो चुनौतियाँ होती हैं, जैसे आपके शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, और जो साथ ही जो रोजगार के हैं, जो वास्तविक जीवन है, उन सभी पहलुओं में क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी इसमें रहती है। क्योंकि भारत क्या है, भविष्य की आशंकाओं में कहीं ना कहीं अपने आप को विश्व गुरु की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं अपने आप को समेटता हुआ देखने को मिलता है। अब हम कह रहे हैं कि 15 नंबर का प्रश्न है कि हमारी सभ्यता अद्वितीय है क्यों, हमारी जो सभ्यता है अद्वितीय है क्यों है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, विशिष्ट जीवन शैली या ज्ञान परस्परता है, ये प्राचीन परंपरा रही है, परंपरा, ज्ञान परंपरा, ये प्राचीन परंपरा या विरासत है। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए। तो ये क्या है, हमारी जो सभ्यता अद्वितीय, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है, इसके बारे में हम कभी उतना नहीं, ये विशिष्ट क्या है, जीवन शैली को कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली प्राचीन काल के साथ साथ क्या है। देखिए, इसमें कह रहा है भारतीय ज्ञान प्रणाली प्राचीन के साथ साथ क्या है। यहाँ पर शाश्वत है, समृद्ध है, मार्गदर्शक है, पारस्परिक है, तो किस प्रकार से है, तो ये आपको देखिए शाश्वत है। ठीक है, एज ए राइट आंसर है। हम जब शाश्वत की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो 17 नंबर का प्रश्न है, ये भारतीय ज्ञान प्रणाली में ज्ञान विज्ञान में क्या महत्वपूर्ण है, या अक्रम या वैदिक ज्ञान या सुविचार या जीवन दर्शन, तो क्या है इसमें। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अंग जो हम मान के चलते हैं वो क्या है, ये आपका डी ऑप्शन क्या है, जीवन दर्शन, इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगली श्रृंखला की तरफ। यहाँ पर आप देख पा रहे 18वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा, कला, प्रशासन, कानून, न्याय और क्या प्रभावित होता है, और क्या प्रभावित होता है, ये विनिर्माण और वाणिज्य या पर्यावरण या ज्ञान या विज्ञान, तो क्या है इसमें। तो दोस्तों, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें ना, तो ये विनिर्माण और वाणिज्य को ये कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा
समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपको ये भी पता है कि जो भारत है दुनिया में सबसे युवा देश के रूप में हम इसको जानते हैं। इसमें हम एक दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो इसको हम क्या जननांकिकी लाभ भी हम इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से तमाम चीज़ें इसमें देखी जा सकती हैं। ठीक है, इतना आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न दिया है। ये कह रहा है कि भारत का ज्ञान कैसा है। भारत का हम पूछ रहे हैं, इंडिया का ज्ञान कैसा है। एजुकेशन की बात करें, प्राचीन है, नया है या चुनौतीपूर्ण है, ये लाभकारी है। तो किस प्रकार से है भारत का ज्ञान, तो ये क्या है, एक प्राचीन है। तो ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर है। हमने ये कहा कि भारत का ज्ञान, जब हमने अभी मैं आपको इसको समझा रहा था, क्या है भारतीय जो ज्ञान प्रणाली है अगर हम बात करें तो शाश्वत है, प्राचीन है और समृद्ध है। ये अपने अपने जो तमाम ज्ञान विज्ञान जीवन को कहीं ना कहीं दर्शाती है। यहाँ पर आप देखो 20वें नंबर, भारत के भविष्य की आशंकाओं में सम्मिलित है। क्या है, भारत के जो भविष्य की आशंकाओं में जो सम्मिलित है वो स्वास्थ्य है या पर्यावरण है या शिक्षा या सामग्री है। तो क्या हो सकता है, चलिए बताइए। जो आशंकाओं में अगर हम बात करते हैं तो क्या हो सकता है, जल्दी से जिसे भी आता है इसका आंसर दे तुरंत ही। देखिए यहाँ पर जो है वो स्वास्थ्य है। जब तक भारत में स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं अगर उनका निदान नहीं होगा तो भारत क्या कुपोषण की तरफ बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं भारत स्वस्थ देश के रूप में कभी उभर नहीं पाएगा। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया जो हमारे अनुभव हैं वो अनुभवों को किस प्रकार से हम अपने व्यवहार में लाते हैं। और हमारी शिक्षा जैसे कला हो गया, प्रशासन हो गया, कानून हो गया, न्याय हो गया, स्वास्थ्य हो गया, विनिर्माण हो गया, वाणिज्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। और भारत की अगर बात करें, भारत की जो शास्त्रीय और अन्य जो भाषाएं हैं कहीं ना कहीं उसको प्रभावित ये करती है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश। अब जब हम बात करेंगे तो 21वें नंबर का मूल्य संवर्धन का पाठ्यक्रम से क्या संबंध है। ठीक है, मूल्य संवर्धन का पाठ्यक्रम से क्या संबंध है। ये कह रहा है कि मूल्य आधारित शिक्षा, स्कूल कॉलेज या शिक्षा। तो क्या हो सकता है ये बताइए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, मूल्य आधारित शिक्षा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में सोच समझ के इसको देखें। जब हम बात करते हैं मूल्य संवर्धन में जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो चीज़ें आती है, जैसे शिक्षक आ जाता है, विद्यालय आ जाता है, परिवार आ जाता है और उसमें जो समाज की या कहीं जो समुदाय की भी कहीं ना कहीं भूमिका होती है। थोड़ा सा इसको मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा कि जब हम बात करते हैं जो मूल्य संवर्धन में पाठ्यक्रम की जो भूमिका है, यहाँ पर हम पाठ्यक्रम के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो पाठ्यक्रम क्या होता है, किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में वो एक रीढ़ की हड्डी के रूप में माना जाता है या इसकी अहम भूमिका ये होती है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, एक प्रयोजन ऐसा होना चाहिए कि एक चीज़ को इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए जो क्या होता है, जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, उसके चरित्र का कहीं ना कहीं निर्माण हो सकता है। और अगर हम देखें उसका समग्र जो व्यक्तित्व है ना, उसका भी कहीं ना कहीं विकास किया जाए। और साथ ही जो भारत है, भारत के जो विचार है, उसकी जो परंपरा है, उसकी जो विद्या है, जो उसकी शिक्षा है, उसका वो कहीं ना कहीं उसका लक्ष्य तक पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत जो है दुनिया में सबसे युवा देश है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरे की जो जननांगी जो लाभांशी हैं या कहें उनके जो लाभों को हम यहाँ पर उठाते हैं। और जब हम बात करते हैं जो पाठ्यक्रम नैतिक होता है, सांस्कृतिक होता है, संवैधानिक होता है, मूल्यों पर आधारित होता है, आलोचनात्मक सोच होती है इसके अंदर, भारतीय ज्ञान प्रणाली होती है और वैज्ञानिक स्वभाव होता है इसमें। तो संचार को कहीं ना कहीं बढ़ाने का भी कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा उत्पन्न करती है। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हो कि 22वें नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ये कह रहा है कि व्यावसायिक या फिर पुरातन होना चाहिए, मूल्य आधारित या स्थायी होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए। तो इसका आंसर दीजिए। तो ये जो होना चाहिए मूल्य आधारित होना चाहिए। याद रखना मूल्य आधारित क्या होनी चाहिए, आपकी ये शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। अब मूल्य जब हम बात करते हैं, मूल्य आधारित जो होती है, जो मूल्य संवर्धन शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होती है। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो विद्यालय न केवल शिक्षा का एक क्या औपचारिक साधन होता है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, बच्चे का जो मूल्य होता है उनका संवर्धन
किस प्रकार से उनकी क्रियाओं को, प्रतिक्रियाओं को किस प्रकार से तीव्र गति प्रदान की जा सकती है। विद्यालय के जो कार्यरत जो शिक्षक है वो अपनी अहम भूमिका किस प्रकार से निर्वाह कर रहे हैं। जो विद्यालय में किस प्रकार से खेल प्रतिक्रियाओं में बच्चे किस प्रकार से प्रतिभाग करें, अनुशासन किस प्रकार से, सामूहिक रूप में किस प्रकार से हमने कार्यों को सिखा रहे हैं, किस प्रकार से उसमें आ रहे हैं। और अगर हम देखें विद्यालय के जो बच्चे हैं उनमें आधारभूत सामाजिक व्यवहार उसमें है या नहीं है, उसमें व्यवहारिकता के सिद्धांतों की हमने नींव उसमें डालनी होती हैं। और सामाजिक क्रिया की अगर जब हम बात करते हैं तो उसमें तीव्रता का प्रदान करने के लिए क्या होता है, जो शिक्षक होता है उसका सर्वप्रथम कार्य यही होता है कि वो जो बालक होता है उसके माता पिता से वो संपर्क स्थापित करता है और उनकी रुचियों के बारे में उसको कहीं न कहीं अवगत कराता है। थोड़ा इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हो 83 नंबर का क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम नैतिक सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ क्या होना चाहिए। सांस्कृतिक मूल्य, राजनीति या ये आलोचना या संवैधानिक मूल्य होने चाहिए। तो किस प्रकार की ये चीज़ें होनी चाहिए तो आपको ये बताना है। चलिए आंसर दीजिए जिसे भी आता है। देखिए दोस्तों, ये जो होना चाहिए वो सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होना आवश्यक होता है इसको, क्योंकि इसमें हमें अपनी संस्कृति विरासत को समझने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, शिक्षक की भूमिका की जब हम बात करते हैं तो शिक्षक की भूमिका या हम कहें विद्यालय की भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए शिक्षक की भूमिका क्या होनी, शिक्षक का जो महत्वपूर्ण जो अंग होता है, रोजगार देना होता है, अर्थशास्त्र संचालन होता है, विद्यालय की समस्या है, मूल्यांकन संवर्धन। तो इसका जो है आंसर डी है। तो इसमें क्या था, जो शिक्षक होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वो ये चाहता है कि जो मेरा बच्चा है वो समाज में अच्छी तरह से रहे, समाज की गतिविधियों को समझे, अपने जीवन का सर्वांगीण विकास के लिए वो चीज़ों को समझें और जो शिक्षा द्वारा जो दी जा रही चीज़ें हैं उनको क्रियान्वित करें। और शिक्षा का जो दृष्टिकोण होता है हमेशा बालकों के प्रति क्या आदर्श का होना चाहिए, ताकि वो अधिक से अधिक बच्चों को क्या है उसमें जोड़ सके। और अगर सामाजिककरण की अगर जब मैं बात करूँ तो उसमें तीव्रता गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का जो प्रथम कार्य होता है कि बालक के माता पिता से संपर्क विस्थापित करने के लिए जो बच्चे के अंदर जो रुचियाँ हैं उसके विषय में उनके माता पिता को अवगत करें, जिससे कि वो आगे अपने जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ सके। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये कह रहा है कि 25 नंबर का बच्चे खेल प्रतिक्रिया द्वारा क्या सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं, कार्य सीखते हैं, सिद्धांत सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं। तो बच्चे जब खेल के दौरान वो किन चीज़ों का अनुसरण करते हैं तो ये आपको बताना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न अच्छा प्रश्न है। देखिए हमेशा जो खेल के अंतर्गत जो अनुशासन होता है ना, किसी खेल को बिना अनुशासन के नहीं खेला जा सकता है। अगर आप क्रिकेट मैच खेल तो जो 11 खिलाड़ी हर किसी का अपना अपना दायित्व होता है, उन दायित्वों को जब वो निर्वाह करता है तब जाके टीम अच्छा प्रदर्शन करती है। तो यदि हर कोई जो खिलाड़ी है अगर वो अपनी मर्जी से कार्य करना शुरू कर देता तो वो खेल ना रहते हुए एक तरीके से वो क्या होता है, एक लड़ाई का अखाड़ा बन जाता है जिसमें अपनी मन मर्जी की चीज़ें चल जाती हैं। तो वो डिक्टेटरशिप की तरफ वो खेल बढ़ने लग जाते हैं, जिसमें अपनी अपनी चीज़ें वो मनाने लगते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, समाजीकरण की प्रतिक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है, ये बताना है। देखिए माता पिता से संपर्क स्थापित ज्ञान देना होता है, मनोवृत्तियों का विकास या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होता है, उसका जो महत्वपूर्ण होता है मनोवृत्ति का विकास करना ही उसका क्या होता है, लक्ष्य होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 27 नंबर का प्रश्न क्या रहा है, सामाजिकरण के संदर्भ में बच्चे अभिभावकों के अतिरिक्त और किसका अनुसरण करते हैं। देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के अलावा किसका अनुसरण करते हैं, माता पिता, पड़ोसी या शिक्षकों को। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आप सभी को आता होगा, क्योंकि शिक्षक ही क्या होता है उसकी जो जीवन को संवारने की कोशिश करता है। और 28 नंबर का प्रश्न देखिए, शिक्षकों का दृष्टिकोण बालक के प्रति कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी हो, मित्रता होना है, मानवीय होना चाहिए, अनुकरण होना चाहिए। तो अभी मैंने जब आपको ये समझाया था कि जो शिक्षक होता है वो अपने बच्चों के प्रति हमेशा उसका व्यवहार क्या होना चाहिए, एक आदर्शवादी ये होना चाहिए। देखिए शिक्षक के दृष्टिकोण से बालकों के प्रति हमेशा आदर्शवादी होना चाहिए, ताकि वो क्या करते हैं अधिक से अधिक बच्चों के साथ वो शिक्षा जुड़ सके। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। जब हम कहते हैं मूल्य संवर्धन में स्कूल की क्या भूमिका होती है,
या ज़्यादा, कम या महत्वपूर्ण या अत्यधिक, तो क्या होती है ये आपको बताना। स्कूल की भूमिका बात ये महत्वपूर्ण हो जाती है भैया, ये चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जब हम बात करते हैं मूल्य संवर्धन में विद्यालय की भूमिका, विद्यालय जो संस्थान होता है वो 2 स्तरों पर क्या होता है, मूल्य का जो विकास होता है उसमें अपना योगदान देता है, जिसमें आधारभूत शिक्षा के स्तर पर और साथ ही उच्च शिक्षा के स्तर पर, और आधारभूत जो मूल्यों को किस प्रकार से ज़्यादा महत्व दिया है, उसको ज़्यादा किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, और जो विद्यालय है, विद्यालय जो संस्थान है उसमें किस प्रकार से प्रयोगात्मक मूल्यों को विकसित किया जा रहा है, ठीक है, बच्चे को। और व्यक्तिगत परिवर्तन की अगर जब हम बात करते हैं तो उसकी संभावनाएं उच्च स्तर पर ज़्यादा होती हैं। और साथ ही अगर हम बात करें जो पाठ्यक्रम द्वारा क्या होते हैं, स्वतंत्र, समानता, अहिंसा, नैतिकता, जो शिक्षा का प्रभाव और मूल्य विकास में कहीं ना कहीं ये सहायक होती है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि आधारभूत मूल्यों का प्रभाव ज़्यादा होता है उच्च शिक्षा के स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर या हाई स्कूल के या हाई सेकेंडरी, तो ये कहाँ पर होता है? आधारभूत मूल्य की अभी मैंने आपसे चर्चा करी थी ना, अभी मैंने आपको उसके बारे में पूरा बताया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो होती है उच्च शिक्षा के स्तर पर होती है, याद रखें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न तो ये देख पा रहे होगे, पर्यावरण ने मानव सभ्यता को कैसे प्रभावित किया है, तो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या अलग रूप से या विभिन्न रूप से, किसी भी रूप में। देखिए पर्यावरण ने हमेशा मनुष्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित किया है। जब हम पर्यावरण की अवधारणा की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो पर्यावरण शिक्षा है कि उसकी अगर हम अवधारणा की अगर बात करते हैं तो मानव सभ्यता पर ही आधारित होती है। और ये मानव जीवन में पर्यावरण जो शिक्षा है उसका हमेशा से सदैव सर्वोपरि रहा है, सर्वोत्तम उसका रहा है, क्योंकि प्राचीन काल से ही जो पर्यावरण सुरक्षा में मानव का प्रमुख उद्देश्य रहा है। जैसे उत्तराखंड में भी देखोगे चिपको आंदोलन चले, वृक्ष मित्र, ये तमाम चीज़ें अलग अलग चले थे। और इनका जो उद्देश्य होता है ना कि पर्यावरण शिक्षा में जो उद्देश्य होता है उद्देश्य पर आधारित होता है। अगर हम वर्तमान समय में अगर देखें तो पर्यावरण में शिक्षा की उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी में हुई है, तो वर्तमान परिदृश्य में देखें तो सभी देश क्या होता है, पर्यावरण में कहीं ना कहीं शिक्षा को बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता का उद्देश्य क्यों पड़ा, तो अगर मैं बताऊं 1975 का वो समय था, बिल गेट घोषणा पत्र था, उसके अंदर पर्यावरण शिक्षा का जो शिक्षा थी उससे संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त किया, उद्देश्य उसमें निर्धारित किए गए थे। और पर्यावरण का जो मुख्य लक्ष्य था विश्व को पर्यावरण और उसकी जो संबंधित जो समस्याएं हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, और उसके अनेक जो उद्देश्य हैं उनको कहीं ना कहीं लाभान्वित करना, और उसके जो अनुकूल प्रभाव उनसे लोगों को अवगत कराना। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कई सालों का रिकॉर्ड अभी गर्मी ने तोड़ दिया है। ये क्या हो, पर्यावरण को सही तरीके से ना समझ पाना, पर्यावरण को हानि पहुंचाना, क्योंकि हम जागरूक नहीं थे, हमें ज्ञान नहीं था, हमारा कौशल नहीं था, हमारी अभिव्यक्ति नहीं थी, हम मूल्यांकन सही तरीके से नहीं कर पाए, उसमें अपनी सहभागिता नहीं दे पाए। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो पर्यावरण में क्या मानव की जब आप बात करें तो मानव सभ्यता हमेशा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में उसमें प्रभावित होती रही है। जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, ये अनुमान अगर हम देखें जब हमारे डायनासोर क्या जब इस धरातल में थे तो तब भी प्रकृति ने अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं अपना रूप दिखाया, तो ये आज ये समाज आपके सामने है। तो दोस्तों आई होप आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी होगी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर आपको इसी प्रकार की श्रृंखला चाहिए, किस टॉपिक पे आपका जो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा उससे रिलेटेड अगर आपको श्रृंखला चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे लिखें कि सर मुझे इस टॉपिक पे ये चाहिए, तो मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बहुत से बच्चों की मुझे ये भी शिकायतें मिल रही हैं कि सर हमारा जो है कि स्पष्ट तौर पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपकी जो सेटिंग है यूट्यूब में जब आप देखते हो वीडियो तो उसको क्या करें, सेटिंग में जाइए, सेटिंग में आपका जो होता है वहाँ पर रेवोल्यूशन दिया रहता है, वहाँ पर आपके 140 HD में होता है तो उसको 720 में रख दीजिए, 1000 HD में रख दीजिए। इस प्रकार से आप करोगे तो वीडियो आपको साफ दिखाई देगी। तो यदि आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।